बहारें हमको ढूंढेंगी। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता देवानंद की। मैं आपके साथ प्रीति और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मधुलिका। नमस्कार। और साथ ही साथ आपको परिचय करवा देती हूँ, हमारे साथ स्टूडियो में है देवानंद के फिल्मी सफर पर बहुत सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ है फिल्मकार, लेखक, पत्रकार, राज्यसभा टीवी के फाउंडर एडिटर, अब मैं क्या कहूँ, नाम तो अपने आप ही पता चल गया होगा, राजेश बादल जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, और मेरा आप सबको नमस्कार। राजेश जी, देवानंद जी के बारे में इतनी सारी बातें हैं, हम सोचते हैं कहाँ से शुरू करें, और खत्म तो हम कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसी बातें हैं जो दिल तक उतरी हुई हैं। और नौजवानों की बात करें तो लोग ऐसे फिदा थे उन पे कि उनका हेयर स्टाइल, उनकी जो ड्रेस पहनने की स्टाइल है वो, और जैसे वो बोलते थे, जैसे वो चलते थे, सब कॉपी किए जाते थे। प्रीति, और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि उनको काले कलर की ड्रेस पहनने के लिए मनाही हो गई थी, क्योंकि ये कहा जाता था कि जब वो काली ड्रेस पहनते हैं, काले कलर के कपड़े पहनते हैं, तो महिलाएं जो उनकी फैन थी वो अपना छत से गिर जाती है। और देखिए ना, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम लोग हैं, अभिनेता हैं जी, जो कई पीढ़ियों के दिलों पे राज करते रहे। 3 पीढ़ियां तो यकीनन उनकी दीवानी रही हैं। यानी आप दादा कह लें, दादी कह लें, नाना कह लें, नानी कह लें, उसके बाद माता पिता कह लें, और हम सब लोग, तो 3 पीढ़ियां तो निश्चित रूप से देवानंद की दीवानी रही हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, उनके जो एक एक, चाहे वो जिस तरह से उनकी संवादों की अदायगी थी, उनके बालों का अंदाज, अभी तक हमने देखा है कि वो फुग्गा इतना लोकप्रिय हो गया था उस जमाने में कि सैलून में कतार लगने लगी थी जी। और जो हेयर कट करते थे जो आर्टिस्ट, उनके लिए मुश्किल हो गया था कि वो उस कतार को मतलब कम कर पाए। एक जाता था, 10 आ जाते थे। मुझे वो फुग्गे वाला हेयर स्टाइल चाहिए। जी, बातें बहुत सारी करेंगी। राजेश जी के पास भी बहुत सारी बातें हैं और मधुलिका के पास भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सोच रही थी राजेश जी की एक गाना यहाँ सुन लेते हैं। 1955 में एक फिल्म आई थी मुनीम जी, जीवन के सफर में राही। क्या बात। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। हो ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। हो जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले। फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को।
दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं। ओ, दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो, ओ हो, ओ हो। बहुत ही प्यारा सा गीत। और अब वापस आते हैं। मैं सोच रही थी कि शुरू से शुरू करें, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम। तो जो पहली फिल्म आई थी उस पर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि वो जब मुंबई आए तो वो हीरो बनने नहीं आए थे, वो बस नौकरी करने आए थे और कुछ करना था ये सोचा था। लेकिन बॉलीवुड उनका इंतजार कर रहा था, ऐसे जैसे दोनों बाहें फैला के उन्हें ले लेना है। असल में मुझे लगता है कि होता ये है कि आपकी जिंदगी की पटकथा कहीं और लिखी जाती है। बहुत सही। आपकी चाहतें कुछ और होती हैं। अब देखिए ना कि गुरदासपुर जिले के शकूरपुर इलाके में कहाँ वो पैदा हुए, जो इन दिनों पाकिस्तान में है। जी जी। और पिताजी वकील थे, तो 8 भाई बहन थे, लेकिन संपन्न थे, तो पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई और अच्छी अंग्रेजी थी इनकी। तो उस अंग्रेजी के नाते अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया इन्होंने। उस समय मैं आपको बताऊं, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और ये नेवी में भर्ती होने के लिए बॉम्बे गए थे कि वो नौसेना में काम करना चाहते थे। अब नौसेना में तो संयोग से, मैंने कहा ना कि आपकी जिंदगी की पटकथा कहीं और आपकी डेस्टिनी लिखती है, नियति लिखती है। तो जब नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने एक मिलिट्री सेंसस में 150 रुपए महीने पे नौकरी की। बाद में ऐसे लगा कि ये मेरी दिशा नहीं है, और उसके बाद उन्होंने वहां से वो नौकरी छोड़ दी। और आपको याद होगा, पुणे में एक प्रभात फिल्म स्टूडियो होता था और उसके मालिक थे बाबूराव जी। तो बाबूराव जी ने जब इनसे बात की और उनका जो अंग्रेजी का उच्चारण देखा, चाल ढाल एक अलग किस्म का, एक अलग ही किस्म, तो बाबूराव जी उन पर फिदा हो गए। 400 रुपए महीने की उनको नौकरी दे दी। और उसके बाद फिर उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी, जो जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, हम, और इसमें उनकी हीरोइन थी कमला कोटनीस। तो ये फिल्म तो ज्यादा नहीं चली और फिल्म के गीत भी शायद कम मिलते हैं, लेकिन जो दूसरी फिल्म आई थी जिद्दी, जी, और इसकी स्टोरी भी बड़ी मजेदार है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि देवानंद का झुकाव जो फिल्मों में हुआ था वो अशोक कुमार की फिल्म देखकर हुआ था। उनकी एक फिल्म आई थी अछूत कन्या, उसको देखकर उनका झुकाव हुआ था। और ये इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि देवानंद को जिद्दी के माध्यम से लॉन्च करने वाले अशोक कुमार ही थे। उसका एक कारण और भी था कि केवल देवानंद को लॉन्च नहीं किया था, अशोक कुमार ने अपने छोटे भाई, सगे छोटे भाई किशोर कुमार को भी इस फिल्म में अवसर दिया था। अच्छा। और किशोर कुमार ने अपने जीवन का पहला गीत देवानंद के गले के लिए गाया था। और क्या दिलचस्प है कि आप लोगों को तो याद होगा कि उस जमाने में गाने के जो सम्राट कहे जाते थे वो कुंदन लाल सहगल कहे जाते थे। के.एल. सहगल। और के.एल. सहगल की जो गायकी थी, उसका अंदाज और उसकी नकल सारे लोग करते थे। तो जो भी नया गायक आता था वो उनकी नकल करता था या के.एल. सहगल के साथ गाना चाहता था। तो ये जो गीत किशोर कुमार ने गाया है, अगर आप सुना सकें, जिद्दी का है, और मरने की दुआएं क्यों मांगू, आप अगर सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल सहगल का अंदाज कर रहे हैं। दुनिया कौन करे, कौन करे। जो आग लगाई थी तुमने
बुझाया अश्कों ने, उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है। उस आग को ठंडा कौन करे, कौन करे। उस आग को ठंडा कौन करे, कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। जब काटी साबित सालूं थी, जब काटी साबित सालूं थी, साहिल की तमन्ना जिसको थी, साहिल की तमन्ना इसको थी। अब ऐसी शिकस्त कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे, कौन करे। साहिल की तमन्ना कौन करे, कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं देवानंद साहब के बारे में, और देवानंद जी के बारे में इतनी सारी बातें हैं करने के लिए। स्टूडियो में हमारे साथ राजेश जी हैं, और राजेश जी तो हमें कहीं और ले गए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जिद्दी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मुझे जो उनकी हिट फिल्में याद आ रही हैं, वो जिद्दी के बाद मुनीम जी आई, CID आई। क्या बात है, मतलब कैसे देखे किधर को देखे समझ में नहीं आता है। CID की फिल्म जब आई तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग भी थे कहाँ उसमें, लेकिन पूरे देश में CID के गीतों की धूम मच गई थी। और लेकिन जो CID का जो सफर है, CID तक आने का देवानंद का, उसके बीच में एक छोटा सा संस्मरण है। आपको कुछ याद है? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसी का तो हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है। एक फिल्म आई थी 1949 में, विद्या जी, और विद्या में उनकी जो हीरोइन थी सुरैया जी, सुरैया जी। और सुरैया ने कहीं जिक्र किया था कि उन्हें देवानंद शुरू में अच्छे लगते थे और उससे बाद में उनका प्रेम भी हुआ उनको जी। लेकिन उससे पहले दरअसल इसी फिल्म के साथ दोनों के बीच एक प्रेम का अंकुर फूटा था। दोनों ने स्वीकार किया है इस बात को, किसी ने छुपाया नहीं। तो नानी थी, वो इस रिश्ते के खिलाफ थी जी। अब मजा ये था कि जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो देवानंद तो एकदम नए थे, और सुरैया उस वक्त एक बहुत बड़ी स्टार थी, खुद गाती थी, और पर्दे पे तो उस समय की सबसे ज्यादा पेड स्टार्स मानी जाती थी सुरैया। तो उन्होंने कई बार समझाया देवानंद को, आप नर्वस नहीं होएं, आप कैसे एक्टिंग करें, कई तरह की चीजें उनको टिप्स दी है, और ये बात देवानंद ने खुद मानी बाद में। तो विद्या आई थी, विद्या के बाद अब इसी बीच में क्या हुआ, मैं CID के बीच का सफर थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। इनके भाई थे चेतन आनंद, 3 भाई फिल्मों में हमने देखा, छोटे भाई विजय आनंद, बड़े भाई चेतन आनंद, और ये तीनों भाई थे। चेतन आनंद तो बहुत पढ़े लिखे थे और वो दून कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन उनको भी फिल्मों का शौक था, तो वो छुट्टी लेकर के बॉम्बे आए, और उसके बाद देवानंद वहां पहुंचे। तो 1949 के बाद इसी समय आसपास नवकेतन फिल्म की उन्होंने नींव डाली। नवकेतन वो बैनर है जिसके तले देवानंद को बहुत मौका मिला, बहुत सारी अच्छी फिल्में आई, सुपरहिट फिल्में आई, कुछ फिल्में नाकाम भी रहीं जिनका जिक्र करेंगे। तो नवकेतन की कहानी और देवानंद की कहानी दरअसल अलग अलग करके हम नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात। तो लेकिन मुझे लगता है कि पहले जो CID का गाना, CID का एक गाना यहाँ सुन लेते हैं। पहले वो गीत सुना जाए जी। लेके पहला
लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। नैनों वाले तेरे द्वार लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। देखा ऐसा मंत्र मार, आखिर होगी तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। सुन बातें तेरी गोरी मुस्काई रे, आई आई देखो देखो आई हंसी आई रे। खेली होठों पे बाहर, निकला गुस्से से भी प्यार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। राजेश जी, अभी बात चल ही रही थी सीआईडी की, लेकिन सीआईडी से पहले जैसे आपने जिक्र किया सुरैया के साथ उनकी कई सारी फिल्में आई हैं, तो कुछ और बताना चाहेंगे? दरअसल सुरैया के साथ उनकी 7 फिल्में आई और ज्यादातर फिल्मों में फिल्में चली हों या ना चली हों, सुरैया और देवानंद की जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया। और वो जमाना ऐसा था कि जब चूंकि आजादी के बाद का दौर था, फिल्में अपने आप में एक उद्योग के रूप में विकसित हो रही थी, तो लोग भी ये कहीं ना कहीं भावुक होकर अपने अभिनेताओं के साथ जोड़ते थे। तो जब सुरैया और देवानंद की जोड़ी टूटी, तो मैं आपको बता सकता हूं कि घरों में चर्चा का होने लग गई थी कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक ये बात होती थी कि अरे देवानंद से सुरैया की शादी नहीं हुई, सुरैया और देवानंद का जो रिश्ता है वो टूट गया। बड़ी सहानुभूति लोग रखते थे, लेकिन सुरैया और देवानंद अपना काम करते रहे। लेकिन सुरैया और देवानंद की जोड़ी हिट होने में एक बात और भी थी कि साहिर लुधियानवी और एसडी बर्मन, जो संगीत, जिस अंदाज में उन्होंने इस गीत संगीत का रसायन इस जोड़ी के साथ निकल के आता था, वो बड़ा बेमिसाल था। तो अगर आप अगला गीत कोई बिल्कुल आप बताइए। एक नवकेतन की जो कहानी हम बात कर रहे थे वो चल रही थी, लेकिन बाहर की फिल्मों में भी देवानंद काम कर रहे थे। हाँ। एक फिल्म आई थी जाल, जाल के गाने, हाँ। फिल्म आर्ट्स ने बनाई थी, हाँ। और 1952 में आई थी। तो इसमें भी एसडी बर्मन का संगीत था, लेकिन गीता वाली उनकी हीरोइन थी। और उसमें जॉनी वॉकर को भी पहली बार मौका मिला था, के.एन. सिंह साहब भी पहली बार आए थे, और उसमें उन्होंने एक बड़ा मधुर गीत गाया था, ये रात ये चांदनी फिर। हेमंत कुमार की आवाज। हेमंत कुमार की। क्या गीत है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ,
सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होंठों पे, लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान, सुन जा दिल की दास्तां। जैसे अभी आपने जिक्र किया राजेश जी सुरैया के साथ उनके संबंधों को लेकर, मैंने कहीं पढ़ा था कि सुरैया को देवानंद इसलिए ज्यादा पसंद थे कि एक फिल्म स्टार थे हॉलीवुड के, ग्रेगरी पेक, हाँ, वो उनसे रिजेंबल करते थे, उनसे समानता दिखाई देती थी उनमें, और वो उनकी जबरदस्त फैन थी। तो इसी वजह से उनका देवानंद की तरफ, सकते हैं कि समानता उनमें थी, बल्कि देवानंद खुद भी ग्रेगरी पेक के दीवाने थे। और उस दौर में ऐसा था, मैंने कहा ना कि चूंकि कोई पैदाइशी अभिनेता तो थे नहीं, या कला संस्कृति का कोई बचपन से साथ रहा हो, ये तो एक आपकी नियति ले जा रही थी, किसी एक दिशा में आपको फिल्म अभिनेता बना रही थी। तो फिर उन्होंने देखा कि दुनिया में दूसरे देशों में कौन से अभिनेता लोकप्रिय हैं, वो कैसे एक्टिंग करते हैं। तो इस तरह से जैसे हम लोग कई बार जीवन में सीखते हैं जी। तो ग्रेगरी पेक को उन्होंने देख के अभिनय की बहुत सारी बारीकियां सीखी, और ये सुरैया के साथ निश्चित रूप से उनके साथ भी यही था। मतलब देवानंद को देखते ही उन्हें एकदम से ग्रेगरी पेक की याद आई। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जैसे होता नहीं कि आपके रोल मॉडल कौन है, तो वो शायद इसीलिए उन्होंने समानता देखकर देवानंद के साथ उन्होंने फिल्में की। मधुलिका, मुझे ना अब गाइड याद आ रही है और उसके ऊपर तो बातें इतनी सारी है। राजू गाइड को मुझे लगता है कि बच्चा जानता है, और उस वक्त पता है सब सोचते थे हमें ही गाइड बनना है, हमें गाइड ही बनना है, और इस दिशा में भी जाने लगे युवा। ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हालांकि गाइड के पहले उन्होंने बहुत अच्छी कुछ फिल्में और भी दी थी, अभी हम लोग उनकी भी बात करेंगे जी। लेकिन गाइड के बारे में एक मुझे कहानी याद आ रही है जी। मैं एक राज्य की राजधानी में उन दिनों काम करता था, तो एक लड़का था, उसने गाइड 100 बार देखी थी। अच्छा। हाँ, और उसने अपना नाम सरनेम जो है बदल के राजू गाइड रख दिया था। और राजू गाइड रखने के लिए बाकायदा उसने औपचारिकताएं भी पूरी की थी, जिस तरह से हम लोग नाम या सरनेम कभी बदलते हैं, चेंज करते, तो वो उन्होंने किया। अब उन्हीं दिनों देवानंद साहब 75 साल के हुए, तो देवानंद साहब भी अपने इस दीवाने को बहुत पसंद करते थे, और संयोग से उस राज्य के मुख्यमंत्री भी देवानंद के दीवाने थे। एक दिन हम लोग बैठे चाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देवानंद साहब का जन्मदिन आ रहा है, क्या ऐसी कोई तरकीब हो सकती है कि वो 75 में अपना जन्मदिन यहाँ मनाएं
और हम लोग उनका स्वागत करें। तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि एक उनका दीवाना है, अगर वो जाएगा तो जरूर देवानंद साहब मना नहीं करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने फिर अपना स्टेट प्लान भेजा, जिसपे वो राजकीय विमान से स्टेट गेस्ट के तौर पे आए, उन्होंने केक काटा और वापस गए। और इस तरह से मतलब इतने सहृदय और सज्जन, हम लोगों ने उस दिन करीब करीब 2 घंटे तक बात की जी। और उस 2 घंटे में निश्चित रूप से गाइड का जिक्र तो होना ही था, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। पहले गाइड का अगर कोई गाना हम सुन लें, उसके उसके बाद बाद बातें गाइड करें। ठीक है, गाइड का एक गाना यहाँ सुन लेते हैं, तेरे मेरे सपने सुने। तेरे मेरे सपने भी अच्छा है, हाँ? और अच्छा है। इसके बाद दिन फिर ढल जाए भी बड़ा अच्छा है। क्या बात है। मेरा तो सबसे पसंदीदा दिन ढल जाए। दिन ढल जाए, तो आपकी पसंद पे सुनते हैं। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम, ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात। खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना आए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। जी, हम बात कर रहे थे फिल्म गाइड के बारे में। वहीदा रहमान की एक्टिंग, मतलब क्या कहें, एकदम डिफरेंट। और जो गीत पे उन्होंने नृत्य किया था, उस नृत्य को देख देख कर मैंने देखा है कि जो लड़कियां थी वो सीखना शुरू कर दी थी नृत्य। बिल्कुल, वो दौर ऐसा था, मुझे याद है कि गाइड पर्दे पर सम्मोहित करती थी जी। अगर आप गाइड देखकर घर आए हैं तो उस रात फिर आप सो नहीं सकते। और गाइड कई कई दिन तक गाइड के डायलॉग, गाइड की फोटोग्राफी, गाइड का संगीत, गीत, और क्या कमाल देवानंद और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री थी। आपको पता है गाइड फिल्म 2 भाषाओं में बनी थी। जी जी। नवकेतन इंटरनेशनल जो इसका नाम पड़ा था, इसी वजह से था। दरअसल हुआ ये था कि जो गाइड का जो था आर के नारायण के उपन्यास पर थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी पसंद आई जब कि इस पे फिल्म बनाना है, तो इसके डायलॉग लिखे थे, आपको याद है, पर्लेस बक,
बड़ी मशहूर अंग्रेजी की लेखिका हैं। उन्होंने अंग्रेजी वाले संस्करण के लिखे थे डायलॉग, पटकथा लिखी थी अंग्रेजी वाली फिल्म के, लेकिन हीरो दोनों में कॉमन थे किशोर साहू, अगर आपको याद हो, मार्को नाम का जो रोल है उसमें, जिन्होंने वहीदा रहमान के पति का रोल जो किया है। लेकिन अंग्रेजी वाली फिल्म चली नहीं, उससे थोड़ी सी निराशा तो हुई इनको। लेकिन जब हिंदी फिल्म बनी, और हिंदी फिल्म ने तो जो कमाल किया, किशोर साहू भी से भी मुझे थोड़ी सी बात करने का मौका मिला था जी। तो मैं आपको बताता हूं कि किशोर साहू ने मुझे खुद ये बात कही कि असल में गाइड फिल्म की शूटिंग के दरमियान कुछ ऐसी केमिस्ट्री हो गई कि सचमुच में मुझे देवानंद से ईर्ष्या होने लगी। अच्छा। हाँ, मुझे लगने लगा कि वहीदा तो मेरी पत्नी है। और देवानंद साहब को भी कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री बन गई कि वहीदा रहमान से उनको जो है इश्क हो गया है, और किशोर साहू उसमें आड़े आ रहे हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि फिल्मों में काम करते करते भी कई बार वो असल जिंदगी में आ जाए। जब वो फिल्म करते हैं ना, तो वो पूरी तरह से उस अभिनय में जीते हैं, तभी उसकी जो छवि है ना हमें सही रूप से दिखती है पर्दे पर, है ना। तभी तो ये फिल्म इतनी हिट हुई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से जुड़ गई थी। और विजय आनंद साहब की फिल्म है ना। हाँ, विजय आनंद एक तरह से इस फिल्म के बाद उनकी निर्देशन उनका था, हाँ। लेकिन वो एक बहुत ही स्टार की तरह स्थापित हो गए थे। हाँ। गाइड फिल्म के बनने का इतिहास इतना ज्यादा व्यापक है कि मतलब जो जहां मैंने पढ़ा है कि पहले गाइड बना रहे थे चेतन आनंद जी। हाँ। फिर बाद में मना करने पर विजय आनंद ने बनाई। असल में देवानंद साहब से उनका कुछ मतभेद हो गया था उस समय पे जी, तो फिल्म का काम रुक गया। अब काफी दिन हो गए, देवानंद साहब और इन दोनों के बीच के जो फासले थे वो दूर नहीं हुए। तो देवानंद साहब ने फिर विजय आनंद को इंट्रोड्यूस किया, और विजय आनंद जी ने फिर उसको पूरा किया। राजस्थान की शूटिंग है, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान की है। उदयपुर और आसपास का जो इलाका है, वो एक तो राजस्थान अपने आप में बड़ा खूबसूरत प्रदेश है, और इस फिल्म में जिस तरह से पर्दे पे निकल के आया है वो तो अद्भुत है। और वो जो गाना है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है, वो तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में फिल्माया गया है। तो ये गाना लता मंगेशकर को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आपको मालूम है, लता मंगेशकर का पहला सार्वजनिक शो जो हुआ था वो इंदौर में हुआ था 1983 या 84 में, और कई वर्षों तक लता मंगेशकर अपने शो की शुरुआत में इसी गीत से शुरुआत करती थी। हाँ। ये गाना तो मुझे लगता है अब ये गाना यहाँ बनता है। मधुली का बहुत अच्छा सा गीत आपने उठाया है, इसे यहाँ सुन लेते हैं, बातें हमारी होती रहेंगी। फिर जीने की तमन्ना
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। बातें और भी हैं, पुनः आपके साथ होंगे और राजेश जी भी हमारे साथ होंगे। फिलहाल प्रीति और मधुलिका को दें इजाजत। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी